Hi, Chalog. Very good morning to all of my dear students. Bacha, let me first of all introduce myself. My name is CS and CFA Gautam Beri. बेटा मैं पिछले अराउंड 22 ईयर्स से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग अकाउंट्स इन CA इंटर, both group 1 and group 2. I'm teaching foundation accounts. I'm teaching accounts for plus 1 and plus 2. And bacha, I also teach maths for CA foundation. So these are my expertise subjects. मैं आप लोगों को दोस्तों पढ़ाऊंगा CA इंटर ग्रुप 2 अकाउंट्स, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं एडवांस अकाउंट्स, राइट? तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि एडवांस अकाउंट्स बेसिकली क्या है, उसका सिलेबस पैटर्न क्या है. थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एडवांस अकाउंट्स के बारे में कि एडवांस अकाउंट्स क्या है, फिर हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देखिए पहला हमारा मुद्दा क्या रहेगा दोस्त, पहला रहेगा कि हम एक बार अपने सिलेबस को जान लें, बिकॉज जो हमारा सिलेबस है उसकी इंट्रोडक्शन हमें पता होनी चाहिए कि हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, राइट फ्रेंड्स? सो यू शुड नो कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सो लेट्स बिगिन विद द सिलेबस. ओके, सो गाइस, ready for the syllabus pattern. So friends, we are moving on to the paper of advanced accounts. हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या होता है, एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस क्या होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. देखिए अगर आप अपने मॉड्यूल को ओपन करते हैं तो एडवांस अकाउंट्स में टोटल 3 मॉड्यूल आपको मिलेंगे फ्रॉम ICI, राइट? पहला मॉड्यूल होता है जिसमें आपके पास 2 चैप्टर्स होते हैं दोस्त, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड होता है बच्चा पार्टनरशिप, राइट? सो हमारा जो पहला मॉड्यूल होगा जो हमें मिलता है दैट इज एप्लीकेशन फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंड इज पार्टनरशिप. सेकेंड मॉड्यूल जो है उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 है. आप देख सकते हैं बेटा आपके सामने है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7. सो दोस्त जो हमारा चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको हम लोग ESOP भी बोलते हैं. बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. चैप्टर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज. अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज चैप्टर 6, जिसको हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं. अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, याद रखिएगा मेरे दोस्त, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. And next we have is banking companies, module 3. Then we have non-banking financial companies and the last one is called as consolidation. So दोस्त आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो 10 चैप्टर हमारा सारा सिलेबस में है. So we have total of 10 chapters in the syllabus. 3 मॉड्यूल हैं जो हमें ICI प्रोवाइड करता है, जो हमने सारे कवर अप करने हैं, राइट? ओके, सो 10 चैप्टर का सिलेबस है, पर ये 10 चैप्टर को सर पढ़ना कैसे है? एडवांस अकाउंट्स का पेपर पैटर्न देखो, पेपर पैटर्न इज सेम. आप सब ने जैसे आपने ग्रुप 1 अकाउंट्स कर लिया होगा, उसके बाद आप एडवांस अकाउंट्स कर रहे हो, डेफिनेटली बड़ा पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा. एक आपके पास कंपलसरी क्वेश्चन आता है, बट देखिए मेजॉरिटी बच्चे मुझसे ये पूछते हैं सर एडवांस अकाउंट्स को पढ़े कैसे? ठीक है, मैं आपको बेटा फर्स्ट लेक्चर में ही ये बात बता दूंगा कि एडवांस अकाउंट्स को पढ़ना कैसे चाहिए. देखिए एडवांस अकाउंट्स को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एडवांस अकाउंट्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. आप चाहें तो बच्चा इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं. एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर पैटर्न होता है वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं. एडवांस अकाउंट्स को बेसिकली आप 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. पहला सेक्शन जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा यहां पर, आप देखेंगे बेटा दिस इज पार्ट 1. पार्ट 1 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 नंबर का होता है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट ऑफ एडवांस अकाउंट्स कहते हैं. इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. देखिए आपको पता है भाई मई 20 में थोड़े से चेंजेस आए थे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 1 से निकलकर ग्रुप 2 में आ गए थे. तो बेटा उसके ऑनवर्ड्स, मई 20 ऑनवर्ड्स हमारे एडवांस अकाउंट्स में थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हैं, राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखना, इसको मार्क कर लेना, ये हमारा सच्चा साथी है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बहुत रेलिवेंट है, बट
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्टिंग में नहीं पढ़ने चाहिए, इसको एक्चुअली में लास्ट में पढ़ना चाहिए। सो बच्चा फर्स्ट पार्ट आपको दिमाग में रखना है एडवांस अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देता हूं। वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, 7, 9। इसमें एक बहुत ही रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 14। 14 एक्चुअली में यहां से उठाकर आप इसको यहां भी डाल सकते हो, क्योंकि AS 14 होता है अमालगमेशन, जिसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है, राइट। सो 14 एक्चुअली में सारा आपका अमालगमेशन के साथ ही कवर हो जाता है। देन वी हैव 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 एंड 29। सो अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि जो 13वां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज 14 आपका अमालगमेशन में कवर हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं काउंट करता, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चा आपका है पार्ट 2। सो मैं रेकमेंड करूंगा मेरे दोस्त आप सारे बच्चे नोट करें। देखिए नोटिंग जो है वो अपनी रेलेवेंट रखिएगा, बिकॉज नोटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, बिकॉज जितना आप लिखोगे उतना अकाउंट्स आता है। नॉर्मली लोग कहते हैं अकाउंट्स को हम सिर्फ रीड कर लें, तो रीड करने से अकाउंट्स नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। जितना नोट करोगे मेरे भाई, याद रखना दोस्त, जितना नोट करोगे उतना अकाउंट्स को और अच्छे से समझोगे। तो नोटिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोलूंगा एक एक चीज जो मैं आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट करूंगा बेटा, आपको नोट करने का टाइम भी दूंगा साथ साथ, तो नोट जरूर करते जाइए साथ साथ, राइट। सो दोस्त हमारा सेकंड पार्ट है बच्चा 33 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 38 मार्क्स का कवर होता है। इसमें हमारे पास 6 चैप्टर्स आते हैं। एक होता है बायबैक, जैसा मैंने आपको बताया। यहां पर आप देखेंगे बायबैक हमारा वहां पर चैप्टर नंबर 4 है जो मॉड्यूल 2 में आता है। फिर आप देखोगे ईसॉप अगर आप देखोगे बच्चा हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। ईसॉप का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, राइट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईसॉप भी बोलते हैं। लिक्विडेशन, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब नॉर्मली मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूं मैं हमेशा नॉर्मली सेकंड पार्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि सेकंड पार्ट अप्रॉक्सीमेटली आपका 40% ऑफ द पेपर कवर करता है। तो याद रखना दोस्त, जब भी आप भी पढ़ेंगे तो आप भी जब रिविजन्स भी स्टार्ट करोगे, जब भी आप वहां पर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, मेरी बात मानिएगा, सेकंड पार्ट से शुरू करिएगा, फर्स्ट पार्ट से नहीं। इनफैक्ट सेकंड पार्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि सेकंड पार्ट अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 40 नंबर का पेपर है हमारा, राइट। देन वी हैव पार्ट 3 बैंकिंग एंड NBFCs। अब बच्चा बोलेगा सर पार्ट 3 क्या है? ये देखिए दोस्त, बैंकिंग आपके पास यहां पर है, फिर नेक्स्ट आपके पास है NBFCs, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज चैप्टर नंबर 9। सो ये चैप्टर 8 और 9, ये 2 चैप्टर जो हैं इनफैक्ट ये आपके अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे 12 से 16 मार्क्स कवर कर जाते हैं। सो मेरे दोस्त ये अप्रॉक्सीमेटली आपके 12 से 16 मार्क्स कवर कर जाते हैं, राइट, ओके। सो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक आता है लास्ट पार्ट आता है दोस्त, जिस इज कॉल्ड एज पार्ट 4। पार्ट 4 जो होता है इसमें अराउंड 25 से 30 मार्क्स का पेपर कवर होता है बच्चा। ये आप देखोगे हमारे मॉड्यूल में ये हमारा पार्टनरशिप का पार्ट है। अब सिर्फ मैंने पार्टनरशिप लिखा, देखो अगर हम ऐसे बात करें तो सिर्फ आपका जो डिसोल्यूशन वाला पार्ट है बच्चा वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, सर क्या ये सब एडवांस अकाउंट्स में है ना बच्चा? ये सब नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिसोल्यूशन जो है बेसिक फोकस रहेगा आपका, बट याद रखना जब यहां पर डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें जो हम लोगों ने एडमिशन के फंडास करे होते हैं, रिटायरमेंट के फंडास करे होते हैं, वो सारे के सारे यहां यूज होते हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस विल बी लाइक, जिसमें थोड़ा सा कुछ एडमिशन का भी पॉइंट होगा, एडमिशन विद डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट विद डिसोल्यूशन। सो याद रखना दोस्त, अगर आपने फाउंडेशन करी है, अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं या आपने फाउंडेशन करी है, तो आपका पार्टनरशिप का बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। एज वी नो हम एडवांस अकाउंट्स कहते हैं इसको, तो एडवांस अकाउंट्स में ये थोड़ा मान के चला जाता है कि आपका जो बेसिक्स है पार्टनरशिप का बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो बच्चा ये बात दिमाग में रखिएगा, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन सिर्फ हमारे सिलेबस में है। एंड देन वी हैव अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेशन। अब देखोगे ये हमारे कंसोलिडेशन लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। सो हमें एक्चुअली में जो ICI क्या करता है, आपके सारे सिलेबस को
3 मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, और उसी अकॉर्डिंगली मैं आपको वहाँ पर जब आपको पढ़ाऊँगा तो मैं उस सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड करके बताऊँगा मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंगली। राइट, सो बच्चे ये बात दिमाग में रखना, हम लोग सबसे पहले दोस्त याद रखेंगे, सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा बेटा आप ना पार्ट 2 शुरू करें, ठीक है, पार्ट 2 शुरू करें। अब पार्ट 2 हम क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 हैज़ द मैक्सिमम वेटेज। मोरओवर मैं आपको इसमें एक बात और बताऊंगा दोस्त, हम लोग एक्चुअली में यहां पर इस टॉपिक को एडवांस अकाउंट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, वाई डू वी कॉल इट एज एडवांस अकाउंट्स। सी आई टेल यू, advanced accounts is basically a combination of law and accounts, right? So जितना भी आपका लॉ का, जैसे कंपनी लॉ का काफ़ी कुछ पोर्शन जो होता है विद एप्लीकेबिलिटी इन अकाउंट्स, तो ये हम मिक्स करेंगे, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एडवांस अकाउंट्स। अब जैसे आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पता होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप करते हो, बट यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर कंपनी अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वी हैव मोर फोकस रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट लॉस। सो जो लॉज होते हैं, लॉ के साथ अकाउंट्स का मिक्सचर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एडवांस अकाउंट्स। राइट फ्रेंड्स, सो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमने इसको पढ़ना कैसे है और हमने किस पैटर्न से पढ़ना है। ये सारी बातें याद रखिएगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चा कि आपने पढ़ना कैसे है, किस पैटर्न से पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है। तो बच्चा एक बार आखिरी बार 10 चैप्टर, राइट, 10 चैप्टर को हम पढ़ेंगे 4 सेक्शंस में, राइट, 10 चैप्टर 4 सेक्शंस, फटाफट से सुन लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद अपना टॉपिक। तो 10 चैप्टर दोस्त, 4 सेक्शंस। पहला सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपलसरी क्वेश्चन 20 से 25 नंबर, याद रखना, सच्चा जीवन साथी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ जाते हैं, कभी ऐसी गलती मत करना बच्चा, एडवांस अकाउंट्स में ऐसी कभी गलती मत करिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ने का मतलब है आपका फेलियर की तरफ बढ़ाया हुआ पहला कदम। याद रखना दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। पार्ट 2 आपका अप्रॉक्सीमेटली 40%, जिसको हम कहते हैं विच विल बी कवरिंग ऑफ 6 चैप्टर्स। पार्ट 3 में 2 चैप्टर्स आप कवर करिए, बैंकिंग एंड एनबीएफसी, एंड पार्ट 4 में भी आप वहां पर अप्रॉक्सीमेटली 2 चैप्टर्स ही कवर करेंगे, विच इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन एंड पार्टनरशिप। सो आप देखेंगे बच्चा, हमने इसी तरीके से अपने सारे सिलेबस को डिवाइड कर लिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन, राइट। अभी तक हम लोगों ने कंपनी के फॉर्मेशन की बात करी है, अब हम बात करेंगे कंपनी के लिक्विडेशन की। ओके, सो दोस्त पहली बात हम लोग पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा बच्चे ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ओके, सो बच्चा याद रखना, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो बेटा याद रखना, मैं आपको कुछ प्रोवाइड करूंगा क्लास नोट्स, मैं आपको बोलूंगा दोस्त राइट, लिखो, तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा मेरी क्लास में एक बात याद रखना, हमारे पास एक प्रॉपर कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें ये मत करिएगा, बहुत सारे बच्चों की एक हैबिट होती है, सर अकाउंट्स की कॉपी के अंदर मैथ्स घुसा दिया या लॉ भी उसी में लिखी जा रहे हैं, दूसरे टॉपिक्स भी। ऐसा मत करना बच्चा, क्योंकि क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एग्जामिनेशन में जब एक दिन का गैप होता है तो उस टाइम पे क्लास नोट्स ही काम आते हैं, कॉपी खोली और वहीं से रिवाइज कर लिए। तो मैं आपको क्लास नोट्स प्रॉपर बना के दूंगा, मैं आपके साथ खुद लिखूंगा कई कई चीज़ें, तो फिर आप मेरे साथ लिखते रहेंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बच्चा हम लोग क्या कवर करेंगे, मैं आपको अपना एक स्टडी मटेरियल दूंगा, मेरा जो स्टडी मटेरियल होगा वो आप बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कवर करेंगे, राइट। सर ये स्टडी मटेरियल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चा, वो आईसीआई के क्वेश्चंस भी कवर कर जाएगा। तो सर अगर हम लोग आईसीआई का मटेरियल अलग से ना करें चलेगा दोस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप आईसीआई का मटेरियल अलग से नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरा स्टडी मटेरियल कर जाएंगे, मेरे स्टडी मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सम आईसीआई क्वेश्चंस सारे कुछ कवर हो जाएंगे। सो आप लोग अगर वहां पर सपोज कर लीजिए आईसीआई का मटेरियल नहीं करना चाहते हो, दैट विल बी फाइन। सो दैट विल बी कवरिंग ओनली माई स्टडी मटेरियल,
राइट। सो वो सिर्फ मेरा स्टडी मटेरियल रहेगा जो आपका सब कुछ कवर कर जाएगा। तीसरा दोस्त जो आपने जरूर करना है मेरे साथ, दैट विल बी आरटीपीस, एमटीपीस। ये हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। और जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स हैं ये बच्चा हम लास्ट में करेंगे, आफ्टर वी कवर अप द इंटायर सिलेबस। सो ये 3 चीजें आपने कवर अप करनी है, याद रखिएगा। क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल विच विल बी गिवन बाय मी टू यू गाइस, फिर हमारे पास रहेगा दोस्त आरटीपीस, एमटीपीस एंड पास्ट एग्जाम पेपर्स। सो बच्चा ये 3 चीजें अगर आप कवर कर लेते हैं, मैं आपको बच्चा एग्जामिशन की श्योरिटी देने को तैयार हूं। अगर आप ढंग से मेरे साथ ये 3 चीजें कर ले, मैं ज्यादा आपको नहीं बोलता बच्चा, मैं आपको 60% मार्क्स की सिक्योर्ड गारंटी देने को तैयार हूं, राइट। बट पढ़ना जरूर है दोस्त, बिकॉज हम लोग एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे और रेगुलर फीचर पे पढ़ेंगे। एंड याद रखिएगा, अगर आप रेगुलर रिविजन्स कर रहे हैं, जो मैं आपको क्लास में होमवर्क दूंगा आप उसको करेंगे। होमवर्क बहुत थोड़ा सा रहेगा, बहुत ही थोड़ा सा, बिकॉज मैं मेजॉरिटी चीजें क्लास में कवर कराने में बिलीव करता हूं, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए भाई, वी आर starting with the first chapter of our syllabus and that we called as liquidation. So बच्चे अपने अपने बेटा कॉपी पेन लेकर सब तैयार हो जाएं, हम लोग अपने सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is called as liquidation. So बच्चा ये मैं कुछ स्पेशल नोट्स आप लोगों के लिए बनाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रॉपर्ली लिख लें, ठीक है। सो बच्चे क्या करेंगे दोस्त, फटाफट से हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग क्या है बच्चा हमारी आज की, दैट इज लिक्विडेशन। सो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, राइट। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए, कंपनी को बनाने के बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं। सो याद रखो दोस्तों, जितना कंपनी को बनाने में टाइम लगता है, याद रखना मेरे बच्चा, जितना कंपनी को बनाने में टाइम लगता है उतना कंपनी को बंद करने में भी टाइम लगता है। सो बच्चा ये बात दिमाग में रखेंगे, जितना कंपनी को बनाने में वक्त लगता है उतना ही कंपनी को बंद करने में टाइम लगता है, ठीक है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उस वजह से कंपनी के लिक्विडेशन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लिक्विडेशन के बारे में थोड़ा सीखेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। चलिए, सो वी विल राइट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, वी विल राइट डाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिक्विडेशन। सो वी विल राइट डाउन दोस्त, लिक्विडेशन मैं आपके लिए डिक्टेट कर रहा हूं बच्चा, लिखना जरूर सारे के सारे प्लीज, जितने बच्चे बैठे हो बेटा क्लास में, प्लीज कीप ऑन राइटिंग। लिक्विडेशन or winding up of a company, liquidation or winding up of a company is the process whereby its life is ended, and the property is administered for the benefit of creditors and members, and the property is administered for the benefit of its creditors or members. So दोस्त देखिए, ये बात अपने दिमाग में रखना दोस्त, लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन एक ही बात होती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर कंपनी की लाइफ अब खत्म हो रही है। अब देखो दोस्त, कंपनी अगर अपने सारे बिजनेस को, अपने सारे सिस्टम को क्लोज कर रही है, अब उसका मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है मेरे भाई कि जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, अब वो बिकनी शुरू होगी। प्रॉपर्टी बेचेंगे और जो उनके क्रेडिटर्स और जो उनके मेंबर्स, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स हैं, उनके जो ड्यूज हैं उसको पे करेंगे। जैसा कि बच्चे शायद जानते होंगे कि लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो होती है वो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल जो आउटसाइडर्स की लायबिलिटी होती है। अब मेरे दोस्त, जो आउटसाइडर्स होते हैं, याद रखना मेरे भाई, जो आउटसाइडर्स होते हैं वो होते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स, राइट फ्रेंड्स। सो लिक्विडेशन क्या है? कंपनी बंद हो रही है मेरे भाई, जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचो, बेचकर जो पैसा आता है क्रेडिटर्स और मेंबर्स को दो, ठीक है। ओके, आगे लिखेंगे मेरे भाई, प्लीज लिखना शुरू करेंगे। एन एडमिनिस्ट्रेटर
an administrator known as liquidator, an administrator known as liquidator is appointed. An administrator known as liquidator is appointed, and he takes and pay its debts, and he takes and pay its debts, and finally distribute its surplus among the members, and finally distribute its surplus among the members in accordance with their rights. In accordance with their rights. होता क्या है दोस्त, कंपनी को जैसा मैंने आपको बताया कि बनाने के लिए बहुत सारे लीगल अफेयर्स होते हैं, बंद करने के भी बहुत सारे लीगल फंडे होते हैं बेटा। तो लिक्विडेटर एक बंदा है जिसको हम अपॉइंट करते हैं। अब लिक्विडेटर का काम क्या होता है? लिक्विडेटर एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो धीरे 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 कंपनी के सारे एसेट बेचता है, ठीक है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तू कंपनी के सारे एसेट बेचकर अगर कोई पैसा लायबिलिटीज को पे करने के बाद भी अगर बच जाता है तो मेंबर्स को उनके राइट्स के अकॉर्डिंगली पे कर। अब बच्चा बोलेगा सर ये राइट्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है? दोस्त देखो होता क्या है, आपको शायद पता होगा कि शेयर होल्डर्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स दो तरीके के होते हैं दोस्त। एक हमारे पास कौन से होते हैं? वो होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। एक हमारे पास प्रेफरेंस होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है प्रेफरेंस को पहले पैसा दिया जाता है, ठीक है, और जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स उनको पैसा बाद में दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है मेंबर्स को सरप्लस पैसा देना है डिपेंडिंग अपॉन देयर राइट्स। तो पहले पेमेंट किसको जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर किसको पेमेंट जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो हमने अब इन सब का सारांश क्या सीखा मेरे दोस्त? सारांश ये सीखा बेटा लिक्विडेशन क्या है। जब कंपनी बंद हो रही है एक स्पेशल बंदा आएगा जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या लिक्विडेटर, वो आएगा, उसको अपॉइंट किया जाता है, उसको बोलते हैं भाई कंपनी के एसेट बेच, पैसा आता है, डेब्ट्स को पे कर, डेब्ट्स को पे करने के बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो मेंबर्स को उनके राइट्स के अकॉर्डिंगली पे कर दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ओके, अब इस चैप्टर को हम लोग 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्त तो मैं लिक्विडेशन को आपको 4 सेक्शंस में कराऊंगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है ना हर चैप्टर का मेरा रहेगा थ्योरी बेस। याद रखना हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम नॉर्मली थ्योरी इग्नोर कर जाते हैं। छोड़ यार चैप्टर की थ्योरी कौन पढ़ेगा। बच्चा ऐसा कभी मत करो। अगर तुम चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो ना तो चैप्टर की थ्योरी पढ़ो। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, एडवांस अकाउंट्स को एडवांस अकाउंट्स क्यों बोलते हैं? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड अकाउंट्स, राइट। तो अगर तुम्हें लॉ नहीं आता होगा तो तुम उसको अप्लाई कैसे करोगे, राइट। तो वो जो लॉ है वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो मेरा पहला लेक्चर होगा मेरे दोस्तों, याद रखना दैट विल बी ऑलवेज थ्योरी बेस। कहते हैं मेरे दोस्तों कि अगर आपका बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, आप लोग जब लाइफ में सपोज कर लीजिए हम बात करते हैं बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपका कभी भी याद रखिएगा बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो थ्योरी बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे यंगस्टर्स जिम जाते होंगे, वर्कआउट करते होंगे, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे होंगे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, लेग्स की वर्कआउट नहीं करते, दे डोंट वर्कआउट, लेग्स की वर्कआउट नहीं करते। और कहते हैं जिनकी लेग्स की वर्कआउट, लेग्स इज द बेस ऑफ द बॉडी, राइट। सो अगर आपका लेग्स का बेस खराब है, अगर आपका लेग्स स्ट्रांग नहीं है तो बॉडी आपकी सपोर्ट किसको करेगी, राइट गाइस। सो ये फंडा याद रखना दोस्त। तो कहते हैं कि ये थ्योरी बेस एक तरह से हमारे शरीर का लेग्स है, हमारे चैप्टर की लेग्स है ये। तो अगर आपका ये स्ट्रांग होगा तो फिर आपका चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट गाइस। सेकेंड पार्ट इसमें होगा दोस्त हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, ये हमारा प्रैक्टिकल होगा। थर्ड पार्ट होगा बच्चा लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और चौथा पार्ट होगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरीज।
सो दोस्तों ये बातें याद रखिएगा। पहला पार्ट क्या है, थ्योरी बेस। दूसरा पार्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तीसरा पार्ट क्या है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चौथा पार्ट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज। सो हम लोगों ने 4 पार्ट्स करने हैं। अभी सर हमारा पहला पार्ट किस पे रहेगा, थ्योरी। तो वी विल बी जस्ट वर्किंग ऑन द लेग्स। हम स्क्वाट्स की वर्कआउट करने लगे हैं, लेग्स को स्ट्रांग बनाएंगे। ओके, सो व्हाट इज थ्योरी बेस? आई होप मेरे फ्रेंड्स ने यहां तक लिख लिया होगा लिक्विडेशन प्रोसेस का। सो दोस्तों हम लोग आते हैं बच्चा थ्योरी बेस। अब देखिए जब वाइंडिंग अप होती है तो पहला सवाल आता है, बेटा ऊपर हेडिंग लिख लेना पार्ट 1। दोस्तों ऊपर हेडिंग लिख लेना पार्ट 1, ठीक है। सो हमारा पहला सवाल आता है बच्चा थ्योरी बेस। अब जो थ्योरी बेस है, ठीक है, थ्योरी बेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या आता है दोस्त, वाइंडिंग अप कैसे होती है, व्हाट इज द मोड ऑफ वाइंडिंग अप। हम वाइंडिंग अप कैसे करते हैं? देखिए मोड ऑफ वाइंडिंग अप को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, सेकंड इज कॉल्ड एज वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देखिए कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है, कई बार कोर्ट या ट्रिब्यूनल होता है जो कहता है भाई तुम्हें अब कंपनी को बंद करना पड़ेगा। सरकार बोलती है बेटा अब कंपनी को बंद करना पड़ेगा, उसको कहते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि कंपनी कहती है भाई अब हम अपना बिजनेस खुद ही शट डाउन करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू शट डाउन आवर बिजनेस। सो ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है। सो याद रखना मोड ऑफ वाइंडिंग अप इज ऑलवेज 2 टाइप्स। नंबर 1 कंपल्सरी, जिसमें सरकार बोलती चल भाई कंपनी बंद कर दे, बस अब तेरी कंपनी जो है वो कुछ गलत काम कर रही है, कंपनी बंद कर दे। सेकंड क्या होता है, जब अपनी मर्जी से हम वाइंडिंग अप करते हैं, जिसको कहते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप, राइट। तो बच्चों थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि सर कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है। आइए दोस्त, तो पहले बच्चा हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। पहले क्या, सरकार की मर्जी। तो ये क्या है बेटा, ये है सरकार की मर्जी, सिंपल सा फंडा है। और ये है अपनी मर्जी, ठीक है बच्चा। तो वो क्या है, वो सरकार की मर्जी है और ये अपनी मर्जी है। ये फंडा आपने याद रखना है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सरकार की मर्जी। तो सरकार कब बोलती है दोस्त आपको वाइंडिंग अप करने को? देखो दोस्त सिंपल सा फंडा है, आपको अच्छे से समझना है। सरकार आपको कब बोलती है वाइंडिंग अप करने को? तुम अपने डेब्ट्स नहीं पे कर पा रहे हो, ऑन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स। फटाफट से लिखते जाना, साथ साथ सुनते जाना, साथ साथ लिखते जाना बच्चा, तभी मजा आएगा। जितना लिखोगे उतना लर्न होता है, याद रखना, ठीक है। सो लिखना जरूरी है, राइट। अगर तो सीए में पास होना जरूरी है दोस्तों, लिखना जरूरी है। अगर अकाउंट्स में एग्जाम्पशन जरूरी है तो लिखना जरूरी है। तो ये सारे फंडे याद रखना मेरे भाई। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो दोस्त हम कह रहे थे कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है। कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट्स। कंपनी के पास पैसा ही नहीं है यार, कंपनी डेब्ट्स नहीं पे कर पा रही। चलो ठीक है, अब यार कंपनी अगर अपने डेब्ट्स नहीं पे कर पा रही तो कंपनी क्या कर सकती है? तो इस केस में एक इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड आता है, ठीक है, उसकी रेगुलेशंस आती हैं। एक आगे चलकर अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड विद इट्स रेगुलेशंस, जिसमें आपको कहा जाता है भाई आपकी कंपनी अगर डेब्ट नहीं पे कर पा रही, आपकी कंपनी का निकल गया है दिवाला। क्या निकल गया है दोस्त? दिवाला निकल गया भाई, तुम्हारी कंपनी अब किसी काम की नहीं है, कंपनी को बंद कर दो, ठीक है, कंपनी को बंद कर दो। फिर अगर मान लीजिए किसी और ग्राउंड्स में, मतलब कंपनी, एक तो होता है कि डेब्ट्स नहीं पे कर पा रही, कंपनी इज गोइंग बैंकरप्ट, ठीक है। दूसरा क्या है कि कई बार कुछ और ग्राउंड्स होते हैं जिसमें सरकार बोलती है नहीं यार तुम्हारी कंपनी ना ठीक से काम नहीं कर रही, कुछ तो गड़बड़ है। याद करेंगे बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। तो बोलते यार कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है। तो उस केस में सेक्शन 271 और 272 के अकॉर्डिंगली याद रखना, कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल बोर्ड होता है जो आपको कह देता है चल भाई कंपनी को बंद कर, ठीक है। सो देखिए 2 फंडे होते हैं, या तो निकल गया दिवाला, तो ये आप क्या कर रहे हैं बेटा, ये आपका निकल गया है दिवाला, ठीक है, आप अपना दिवाला निकाल के बैठ गए हो तो आपका चला जाता है बैंकरप्सी कोड। फिर कई बार क्या होता है, सेक्शन 271 और 272 एप्लीकेबल हो जाता है,
कि आपका ट्रिब्यूनल बोलता है, कंपनी लॉ बोर्ड का ट्रिब्यूनल बोलता है चल भाई कंपनी को बंद कर, राइट। सो ये दो फंडे होते हैं, नंबर 1 दिवाला, नंबर 2 जब सरकार बोल देती भाई तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है, सेक्शन 271 272 लगाना पड़ेगा। अभी बच्चा बोलेगा सर ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन 271 272 क्या है? चिंता मत करो भाई, हम अभी बताएंगे। नेक्स्ट मेरे भाई वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है, इसके बारे में भी सुनेंगे। सो दोस्त वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या है? वॉलंटरी वाइंडिंग अप को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये क्या था? अपनी मर्जी। याद करना बच्चा, ये हमारी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी क्या है? कई बार कंपनी कहती है नहीं यार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, हमें लगता है कि आज अगर हम कंपनी को क्लोज कर दें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करूंगा बच्चा, मैं बीच में बार बार बोल रहा हूं, लिखना जरूरी है, लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या इतना नोट कराते हो, फटाफट से इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दो अपने, क्यों इतना पंगे लेते हो? मैंने कहा नहीं भाई, मैं देखो तुम्हें नोट्स दे सकता हूं, बट फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा? वो नोट्स सिर्फ तुम्हारे फोन पे रहेंगे या तुम्हारे पीसी पे रहेंगे, वो तुम्हें कभी लर्न नहीं होंगे। अपनी हैंडराइटिंग पे लिखी गई चीज का जो लर्न करने का मजा होता है वो कुछ और ही होता है। तो ये जो कुछ काफी बच्चे मेरे से इस बात से सहमत हैं कि भाई अगर आप खुद लिखोगे तो लिख के लर्न जल्दी होता है। तो लिखते रहिएगा दोस्त, बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा, आपको याद कराता रहूंगा, लिखना जरूरी है। सो बच्चा याद रखेंगे, वॉलंटरी वाइंडिंग अप मतलब अपनी मर्जी। अब यहां पर फंडा क्या होता है? 31 मार्च 2017 तक जितनी कंपनीज का वॉलंटरी वाइंडिंग अप हुआ था वो हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट फ्रॉम अप्रैल 2017 याद रखना आपके पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लगता है, उसका है सेक्शन 59। ठीक है, तो ये बच्चे दिमाग में रखना दोस्त, आईबीसी। आईबीसी क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सेक्शन 59 की रेगुलेशंस लग जाती हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्शन 59 इज एप्लीकेबल। सो प्रेजेंटली लाइक वी आर डीलिंग इन 2020 इज गोइंग टू एंड, 2021 इज गोइंग टू स्टार्टेड। सो हमारे लिए बेटा ज्यादातर आईबीसी की रेगुलेशंस ही लगेंगी। तो हमारे लिए अगर हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसी को यूज करना है, हमने इसी को यूज करना है। अप्रैल 17 के पहले, 31 मार्च 17 से पहले कंपनीज एक्ट की रेगुलेशंस लगती थी, बट वॉलंटरी वाइंडिंग अप आजकल आईबीसी कोड सेक्शन 59 के अकॉर्डिंगली होता है, राइट? ओके, अब एक एक करके सीखते हैं। तो पहले हम लोग एक बात कर रहे हैं बेटा, आपको याद होगा मैंने कहा था कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में हमारे पास सबसे पहले आया था दोस्त सेक्शन 271, सेक्शन 272। अब दोस्त सेक्शन 271 और 272 है क्या? आइए, इसमें थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ेगा तो मैं आपके लिए डिक्टेट करूंगा। वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, हेडिंग लिखेंगे मेरे बच्चा, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 271 में कंपनी लॉ बोर्ड का ट्रिब्यूनल आ जाता है। वो कहता है कि मैं आपको 5 सर्कमस्टांसेस दूंगा, अगर ये 5 सर्कमस्टांसेस में से कोई भी एक एप्लीकेबल है तो ट्रिब्यूनल हैज राइट टू वाउंड अप योर कंपनी, ट्रिब्यूनल हैज राइट टू क्लोज योर कंपनी, राइट? तो हम एक एक करके सीखेंगे इन डिटेल कि कब ट्रिब्यूनल के पास अधिकार होता है हमारी कंपनी को कंप्लीटली शट डाउन करने का। चलिए, पहला, द फर्स्ट वन इज द कंपनी हैज रिजॉल्व्ड, लिखेंगे दोस्त, द कंपनी हैज रिजॉल्व्ड दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल, full stop, the company has passed a special resolution. The company has passed a special resolution. क्या मतलब दोस्त? देखिए, छोटी सी बात है कि कंपनी ने रिजॉल्व कर लिया
कि कंपनी को ट्रिब्यूनल वाइंड अप करेगा। कहने का मतलब ये हो गया बेटा, कंपनी ने डिसाइड कर लिया, मीटिंग में कंपनी ने डिसाइड कर लिया भी ट्रिब्यूनल जो है वो हमें बंद कर देगा। तो कंपनी क्या करेगी, खाली एक अपनी बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेगी, राइट। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी वहां पर पास कर देगी, भाई बोर्ड ने हमें बोल दिया है, बोर्ड अब कहता है जी कंपनी जो है अब हमें वहां पर, सॉरी ट्रिब्यूनल जो है वो हमें अब वहां पर बंद कर देगा, हमारी कंपनी बाउंड अप होने जा रही है। ओके, सेकेंड पार्ट क्या बेटा, कंपनी देशद्रोही है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, देखो हमारी सरकार कहती है अगर कंपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी में है कि कंपनी देशद्रोही है, दैट मीन्स कंपनी कोई अगेंस्ट द कंट्री या कोई कंट्री के एनिमी के साथ डील कर रही है, तो उस केस में कहते हैं कंट्री के एनिमी के साथ डील करने का मतलब होता है द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब हमारी कंट्री के पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कंपनी काम कर रही है, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। दैट मीन्स किसी भी तरीके से याद रखना, अगर कंपनी हमारे स्टेट या हमारी कंट्री के अगेंस्ट काम कर रही है, कंपनी इज वर्किंग विद सम फॉरेन गवर्नमेंट्स जो हमारी कंट्री के लिए एनिमी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भी वजह से ऐसा लगता है कि कंपनी देशद्रोही है, सिंपल सी भाषा में बात करें, कंपनी क्या है, देशद्रोही, तो उस केस में दोस्त वो कंपनी जो है उसको ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 271 बाउंड अप कर सकता है, राइट। सो बच्चे याद रखेंगे मेरे भाई कि कंपनी क्या है मेरे दोस्त, कंपनी देशद्रोही है, सिंपल सी बात करें, ठीक है। तो बाकी तो चलो लैंग्वेज तो हमें एक बार लॉ की लिखनी पड़ती है, बट हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी देशद्रोही है। ओके, अब सी पॉइंट क्या आता है, सी पॉइंट में कहा जाता है द रजिस्ट्रार or any other person authorized by central government by notification under this act can make an application to tribunal, full stop. The tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in fraudulent manner. That the affairs of the company have been conducted in fraudulent manner, or the company was formed for fraudulent and unlawful purposes, and the company was formed for fraudulent and unlawful purposes, or the persons concerned in the formation or management of its affairs, have been guilty of fraud, misfeasance or misconduct in connection therewith, that it is proper that the company be wound up. सो बच्चों को बेटा मैंने एक एक लाइन रीड करके बता दी है, इसका मतलब क्या है। देखिए कई बार क्या होता है, रजिस्ट्रार भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने नोटिफिकेशन लेके जाता है, रजिस्ट्रार के पास पावर होती है, वो सीधा ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है, भाई ये कंपनी जो है ये किसी तरीके का फ्रॉड कर रही है, ये कंपनी चोर है। पहले में क्या था, कंपनी देशद्रोही है, अब क्या है, कंपनी चोर है। मतलब कंपनी ने कोई भी फ्रॉडलेंट काम करा है या अनलॉफुल काम करा है, या कंपनी की मैनेजमेंट में कोई ऐसे बंदे हैं जो फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, या मान लीजिए मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं। अब ये हमारे समाज के लिए एक भलाई है अगर कंपनी को बंद कर दिया जाए।
तो सिंपल सी भाषा बच्चा देखो, यहाँ पर अपने को थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। मैं चाहूँ तो इन लैंग्वेज को और सिंपल कर सकता हूँ, मैं पर्पसली नहीं करता, बिकॉज लॉ के अंदर अगर हम मान लीजिए थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज के थ्रू ही सीखें तो हमें वही लिखने की प्रैक्टिस होती है। याद रखना दोस्त, हमें उसी को लिखने की हमें आदत पड़ती है। जैसा कि आपने ग्रुप 1 में लॉ का पेपर दिया होगा, आपको पता ही है बच्चा कि जितनी आप लॉ की लैंग्वेज लिखते हो उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं लॉ के अंदर। सो वही फंडा यहां पर है दोस्तों। याद रखना सेक्शन 271 के अंदर आपको सी पॉइंट में यह कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर वहां पर किसी भी बंदे को लगता है कि आपकी कंपनी एक लीगली फ्रॉड कमिट कर रही है, तो दोस्त वो फ्रॉड के कारण कंपनी कभी भी अनलॉफुल पर्पस के लिए बंद हो सकती है। राइट? उसके बाद चौथा पॉइंट, द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट, द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, in filing with the registrar its financial statements or annual returns for immediately preceding 5 consecutive financial years. For immediately preceding 5 consecutive financial years. That means बेटा कंपनी टैक्स चोरी करने के फिराक में है। सिंपल सी बात है बेटा। पहले में क्या आपके पास पॉइंट आ गया, ट्रिब्यूनल कहता है बाउंड अप कर दो। बी पॉइंट क्या था, देशद्रोही। सी पॉइंट क्या है, कंपनी हेराफेरी कर रही है। डी पॉइंट क्या है, कंपनी टैक्स चोरी कर रही है। मतलब पिछले 5 लगातार सालों से कंपनी रिटर्न्स नहीं फाइल कर रही। याद रखो, ठीक है। अगर 5 साल बहुत होते हैं यार, कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न्स, एनुअल स्टेटमेंट्स अगर वहां पर नहीं फाइल कर रही है, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रही, तो बोलता है भाई साहब अब वक्त आ गया है कि कंपनी को शट डाउन कर दिया जाए। राइट गाइस? सो बोलता है अब वक्त आ गया है कि कंपनी को शट डाउन कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दोस्त यहां पर अपने पास आता है ई पॉइंट, द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। It is just and equitable that the company should be wound up. So बच्चा याद रखना, जब कभी ट्रिब्यूनल को लगता है नहीं यार देखिए हमें लगता है it is equitable and just, that means समाज की भलाई के हिसाब से, या हमें लगता है कि अब कंपनी के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कंपनी को वाउंड अप करना ही बेटर रहेगा। राइट? सो दोस्तों याद रखना 5 सर्कमस्टांसेस हैं। नंबर 1 में एक बार आपके लिए आखिरी बार रिवाइज कर रहा हूं, फटाफट से देखिए मुद्दा क्या है, फटाफट से बच्चे ना क्लास में इसको रिवाइज करें। क्लास में रिवाइज करोगे, जितनी बार मेरी बात को सुनोगे उतनी बार अच्छा होगा। मैं हर पॉइंट को 2-2, 3-3 बार रिपीट करूंगा क्लास में, ताकि आपको क्लास में लर्न हो जाए। घर जाके अगर आप थोड़ा सा कम भी पढ़ोगे, पढ़ना तो है, ये नहीं कह रहा पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है, बट थोड़ा सा अगर कम भी एफर्ट लगाओगे तो हो जाएगा। तो क्लास में अच्छे से सुन लें। नंबर 1, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन से वाइंड अप कर दिया गया। नंबर 2, कंपनी देशद्रोही है। नंबर 3, कंपनी हेराफेरी कर रही है। नंबर 4, कंपनी टैक्स चोरी करने के फिराक में है, बिकॉज 5 साल से कंपनी ने रिटर्न नहीं भेजा। और नंबर 5, अगर उनको लगता है कि इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल की कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाए। ठीक है? सो ये 5 रीजंस होते हैं जो सेक्शन 271 कवर करता है। ओके सर 271 तो ठीक है, बट आपने 272 भी बोला था। यस सर मैंने बोला था, ये देखिए मैंने कहा था सेक्शन 271 एंड 272 बोथ। तो अब यहां पर 271 के साथ साथ 272 क्या है? देखो बच्चा 272 आपको यह बताता है कि भाई साहब वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल कौन करेगा। सिंपल सी बात करें भाई, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? ठीक है, जैसे कहावत है ना बच्चा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो वही कहानी है। वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल कौन करेगा? सो पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप कैन बी मेड बाय, कौन करेगा बच्चा? सबसे पहले कंपनी खुद कर सकती है, यस। एनी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज कर सकते हैं।
तो याद रखना दोस्तों, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी कर सकता है। अच्छा, अब एक सवाल उठेगा, सर कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होते हैं? बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी अपने कॉन्ट्रीब्यूटरीज को 2 लिस्ट में डिवाइड करती है। इसके ऊपर हमारा एक पार्ट आएगा, पार्ट 4। चौथा पार्ट जो हमारा है वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज के ऊपर है, तो चिंता मत करना, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आने वाला है, तो घबराइएगा नहीं। सो बच्चा ये हम लोग अभी करेंगे पार्ट 4 में, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स को 2 लिस्ट में डिवाइड करती है। एक होती है ए लिस्ट, एक होती है बी लिस्ट। कंपनी कहती है भाई जितना तुम्हारा अनपेड शेयर कैपिटल का हिस्सा है वो तुम लिक्विडेशन के टाइम पे हमें पे करो। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से उनके बचे हुए पैसे मांगती है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज। दैट मीन्स द पर्सन हु विल कॉन्ट्रीब्यूट मनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, राइट? द पर्सन हु विल कॉन्ट्रीब्यूट मनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। सो बच्चा तभी इन्हें कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। ये 2 लिस्ट में डिवाइड होते हैं, ए लिस्ट बी लिस्ट, बाकी डिटेल्स हम करेंगे। तो कई बार कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रजिस्ट्रार फाइल कर सकता है, यस, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और याद रखना दोस्त, एनी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे सरकार ने बेटा एक बंदा फाइनल कर दिया, भाई तुम्हें अब कंपनी को वाइंड अप करना है, तुम इसके जिम्मेदार हो। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा लगता है कि कंपनी कोई हेरा फेरी कर रही है, तो उस केस में सरकार खुद पिटीशन फाइल कर सकती है। याद रखना दोस्त, अगर कभी भी ऐसा लगता है कि कोई कंपनी हेरा फेरी कर रही है तो सरकार खुद भी पिटीशन फाइल कर सकती है। तो याद रखना, पिटीशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी 5 ऑफ देम। एनी 5 कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है। नंबर 1 कंपनी खुद कर सकती है, कोई कॉन्ट्रीब्यूटरीज कर सकता है, रजिस्ट्रार कर सकता है, कोई ऐसा बंदा जो ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, अगर उन्हें लगता है कि कंपनी कोई भी गलत काम कर रही है। राइट दोस्तों, तो ये फंडा आपने याद रखना है। इट इज कॉल्ड एज सेक्शन 272। सो एक बार फटाफट से ओवरव्यू, 271 क्या था? 5 रूल जिसमें कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है, और 272 क्या है कि वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन कॉल फाइन करेगा। ठीक है, आप इस तरह याद कर सकते हैं कि भाई हमारी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ओके, सो दोस्तों ये बात याद रखना। फिर हमारे पास एक बार वापस आते हैं दोस्त, हमने क्या क्या अभी तक सीखा? हमने सीखा था कि भाई कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप के हमने वहां पर मोड्स कर लिए 271 272। उसके बाद वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है बच्चा। वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। ये जो पार्ट है सेक्शन 304 वाला, ये उनके लिए अगर तो वाइंडिंग अप हो रही है बिफोर 31 मार्च 2017। सो दोस्त याद रखना, क्योंकि मैंने आपको यहां पर बता दिया है, टेबल में आप देखेंगे पूरे प्रॉपर आपको मेंशन करा है कि अप टू 31 मार्च कंपनीज एक्ट के रूल लगते हैं, और अप्रैल 2017 से फिर 59 सेक्शन लगता है आईबीसी का। राइट फ्रेंड्स, चलिए तो अब हमारा पहला सवाल उठता है, सर वॉलंटरी वाइंडिंग अप अब यहां पर क्या शुरू हो गई है दोस्त? अपनी मर्जी। मैं बच्चों से पहले तो बेटा ये उम्मीद करूंगा कि अपनी मर्जी, मेरी मर्जी, बच्चों ने गाना सुना होगा मेरी मर्जी वाला, तो ये अपनी मर्जी है दोस्त। ये बात याद रखना, हम लोग अब तक सब कुछ नोट कर चुके होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। लिखना जरूरी है, फिर से याद करा रहा हूं मेरे दोस्तों को, जगा रहा हूं दोस्त, सोना नहीं। थ्योरी है सर, थ्योरी में बहुत नींद आती है सर, बहुत नींद आती है थ्योरी करते हुए बेटा, बट चिंता मत करो, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था कि बेबी को बेस पसंद है। याद रखिएगा दोस्तों, तो बेस जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों याद रखिएगा, बेशक आपको थ्योरी करते हुए नींद आती है, बट याद रखेंगे बच्चा, अपने को बेसिक अपना स्ट्रांग करना है, याद रखना। ओके, सो दोस्त हम यहां पर बात कर रहे हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का क्या फंडा है? कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप करती है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी अपनी मर्जी से बंद हो रही, सेक्शन 304। तो इसमें सिर्फ 2 केस होते हैं जब कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप करती है। क्या भाई, आपस में मीटिंग हुआ कंपनी का, कंपनी कहती है यार हमने एक प्लान करा था स्टार्टिंग में कि हम ना 10 साल काम करेंगे,
10 साल बीत गए जी, चलो जी कंपनी का एक फिक्स ड्यूरेशन था वो बीत गया, कंपनी को बंद कर दो, वक्त आ गया। ठीक है, सो इस केस में याद रखना, इफ द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग passes a resolution requiring the company to be wound up voluntarily as a result of the expiry of the period, as a result of the expiry of the period for its duration, if any, fixed by its articles, or on the occurrence of any event in respect of which the articles provide that the company should be dissolved। मतलब कंपनी जो है अपना भाई एक पर्टिकुलर पीरियड फिक्स करके बैठी थी कि भाई 10 साल 15 साल कंपनी काम करेगी, उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी। तो जो वो पर्टिकुलर पीरियड था मेरे दोस्तों, वो पीरियड आपका एक्सपायर हो गया है। ठीक है, या मान लीजिए कंपनी ने कहा था भाई कंपनी हैज बीन फॉर्म फॉर द सपोज अकरेंस ऑफ एन इवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनाई गई, क्यों बनाई गई कि भाई एक हमने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, जब वो बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। राइट, दैट कंस्ट्रक्शन कंपनी वाज स्पेसिफिकली फॉर्म टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, सो वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड द कंपनी विल बी वाउंड अप। सो दिस इज कॉल्ड एज अपनी मर्जी। राइट, या कभी कभार क्या होता है कि कभी कंपनी के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कंपनी कहती है यार एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है या कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी XYZ रीजन, कंपनी बंद हो जाती है। बट बेटा अब ऑनेस्टली स्पीकिंग बिफोर 31 मार्च ये सब चलता था, तो आज भी अगर कोई कंपनी ठीक है वॉलंटरी वाइंडिंग अप करती है, उसको अब आकर IBC के रेगुलेशंस ही लगाने पड़ते हैं। मैंने आपको दोस्तों यहां पर बता दिया है, मैं बार बार आपको ये दिखा रहा हूं कि अब अप्रैल 2017 ऑनवर्ड से IBC दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का सेक्शन 59 ही लगता है। राइट, ओके, सो हमारे लिए सबसे ज्यादा थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 59, तो हम इसी को स्टडी करने जा रहे हैं बच्चा। याद रखना दोस्त, इसी को हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि व्हाट इज सेक्शन 59 ऑफ IBC। राइट, चलिए हम एक काम करते हैं मेरे भाई, इसको जरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लिखेंगे। यस सर, लिखना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक है, तो जितना लिखोगे दोस्त, खाली देखो फर्स्ट क्लास में आपको थ्योरी करनी है। मेरे हर लेक्चर की फर्स्ट क्लास में थ्योरी प्रॉपर्ली कर लो दोस्त, आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। राइट, ओके, सबसे पहला काम क्या है? अ कॉर्पोरेट पर्सन who intends to liquidate itself voluntarily has not committed any default may initiate voluntary liquidation। मतलब आप खुद अपनी कंपनी बंद करना चाहते हो, आप बोलते हो मेरी मर्जी, ठीक है, सरकार बोलती ठीक है करो। पहला रूल क्या है? तुमने कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा हुआ, ये ना हो तुमने सरकार की कोई पेनल्टी पे करनी हो, कोई फाइन पे करना हो, सरकार का कोई टैक्स पे करना हो और तुम वो नहीं पे कर रहे हो और तुम अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हो। बेटा सरकार ऐसे नहीं छोड़ेगी। सो याद रखना मेरे भाई, तो कोई भी एक बंदा, कोई भी एक कॉर्पोरेट पर्सन अगर वो अपने आप को लिक्विडेट कराना चाहता है, कर ले भाई। बोलता है अगर तेरा कोई भी डिफॉल्ट नहीं है तो मैं तेरे को अलाउ करूंगा वॉलंटरी लिक्विडेशन में जाने के लिए। अगर तेरा तो कोई डिफॉल्ट है भाई, तो मैं तुझे, सरकार बोलती 59 सेक्शन के अंदर तू आ ही नहीं सकता। ठीक है, सो याद रखना। सेकेंड पॉइंट, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स of a corporate person registered as a company shall meet the following conditions। अब सेक्शन 59 कहता है कि दोस्त जो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग है ना किसी भी कॉर्पोरेट पर्सन का, वो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करेगा भाई? सबसे पहला, फर्स्ट कंडीशन, a declaration from majority of directors of the company, मतलब
जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मेजॉरिटी, सपोज अगर मान लीजिए 20 डायरेक्टर है तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, दैट मीन्स मोर देन 10, वो एक एफिडेविट देंगे जिसमें लिखा होगा दैट दे हैव मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी and they have formed an opinion that either the company has no debt or that it will be able to pay its debt in full from the proceeds of assets to be sold in voluntary liquidation. मतलब दोस्त आप लिख लो सारे के सारे कि भाई सबसे पहली बात, डायरेक्टर्स आएंगे, डिक्लेरेशन देंगे कि भाई साहब हम लोगों ने सारे कंपनी के अफेयर्स में इंक्वायरी कर ली है, हमने ये भी पता लगा लिया है कि कंपनी का कोई डेप्ट नहीं पे करने वाला है, और अगर पे करने वाला है भी तो हम कंपनी के एसेट्स को बेचकर, याद रखिएगा, हम कंपनी के एसेट्स को बेचकर कंपनी के डेप्ट को पे कर देंगे। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिक्विडेशन में कंपनी अपने एसेट बेचती है, डेफिनेटली बेचती है। तो जब कंपनी अपने एसेट स्टार्टिंग में बेचेगी, अपने एसेट को बेचकर जो भी आपका डेप्ट का पैसा होगा वो पे कर दिया जाएगा। तो डायरेक्टर्स सबसे पहले वॉलंटरी लिक्विडेशन में ये डिक्लेरेशन इन राइटिंग आपको देंगे एफिडेविट के साथ कि बेटा लोगों का पैसा पे करना जरूरी है, लोगों का पैसा पे करना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना, जब तक डेप्ट ना पे करोगे तुम, तब तक कंपनी बंद नहीं कर सकते हो। तो ये फंडा याद रखना बच्चा, डेप्ट पे करने जरूरी है। ओके, सेकेंड पॉइंट डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन में क्या होना चाहिए बेटा? कहते हैं कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। मतलब डायरेक्टर से उन लोग डिक्लेरेशन दो मांगते हैं। कहते हैं पहला डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए कि भाई तुम्हारा कोई डेप्ट तो नहीं पे करने वाला? नहीं सर, हमारा कोई डेप्ट नहीं पे करने वाला। ठीक है, सेकंड क्या मांगते हैं कि भाई सेकंड ये मांगा जाता है भाई कंपनी जो है वो किसी को चीट करने के लिए नहीं बनाई गई है, कंपनी किसी को भी चीट करने के लिए नहीं बनाई गई है। तो बच्चे ये फंडा याद रखिएगा। तो उनका मोटिव ये नहीं होता कि हमने किसी को चीट करना है। ठीक है गाइस, ये फंडा याद रखेंगे। उसके बाद बी पॉइंट में कहा जाता है द डिक्लेरेशन अंडर सब क्लॉज ए, मतलब जो डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन है उसके साथ आपने ये डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाने हैं। सो दोस्त याद रखेंगे कि जो भी आपका डिक्लेरेशन होगा उसमें आपने ये डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। सर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बच्चे क्या करें बेटा, 2 मिनट लिखना रोक दें। सर आप लिखने का टाइम दोगे? यस मेरे बच्चा, मैं आपको इसी क्लास में लिखने का वक्त दूंगा, चिंता मत करो, वादा करता हूं आपसे, आपको लिखने का टाइम दूंगा। आप 2 मिनट बस खाली लिखना रोक दें और मेरी बात को ध्यान से सुने, बिकॉज ये पॉइंट समझने वाले हैं। हो सकता है लिखते लिखते आपको तकलीफ होगी, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर आप इसको आराम से नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना पहले 2 मिनट आप क्या करेंगे, लिखना रोक देंगे। याद रखना बच्चा, स्टॉप राइटिंग। मेरे राजू और शामू, मेरे बच्चा, सब मेरे प्यारे बच्चे बेटा, सब लिखना बंद कर दो। ठीक है, क्या audited financial statements and records of business operations of the company for the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later। मतलब बोलता है भाई उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगाना है। कौन सा? जो कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं बिजनेस ऑपरेशंस के, वो सारे के सारे पिछले 2 साल के। ठीक है, वो सारे साथ पे लगाने हैं, मतलब पिछले सारे 2 सालों का हिसाब किताब, सिंपल सी बात है। फिर कहता है एक रिपोर्ट आपको देनी है कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन। भाई आज तुम्हारे एसेट की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ये वैल्यूएशन कौन करता है? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर करता है। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर करता है, मतलब एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं एक्चुअरी आता है, जो आपके पास आपके एसेट्स की प्रॉपर वैल्यूएशन करके देगा। ठीक है, और within 4 weeks of declaration under subclause A, मतलब डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन के साथ, there shall be a special resolution of members of the company in general meeting
रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरली एंड अपॉइंटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज लिक्विडेटर। मतलब जैसे ही डिक्लेरेशन आ जाती है डायरेक्टर से, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाते हैं, 4 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर, दोस्त याद रखना 4 हफ्तों के अंदर आपको अपनी जनरल मीटिंग्स में कंपनी के लिक्विडेशन को लेकर रेजोल्यूशन पास कर देना है। और साथ ही साथ आपने एक प्रोफेशनल बंदा, मतलब एक प्रोफेशनल पर्सन जो लिक्विडेटर की तरह काम कर सकता है, उसको अपॉइंट कर देना है। राइट? तो बच्चे बेटा इस बात को याद रखना। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 2 में बेसिक बात आपको क्या बताई गई थी, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। नंबर 1 क्या पॉइंट था, डायरेक्टर्स को बोलेंगे भाई तुम डिक्लेरेशन दोगे, डिक्लेरेशन में तुम क्या लिखोगे कि हमने किसी का पैसा नहीं देना। सिंपल सी बात है, हमने किसी का पैसा नहीं देना, अगर देना भी होगा तो हम एसेट बेचकर तुम्हारा पैसा दे देंगे। दूसरी बात, हम कंपनी को बंद कर रहे हैं पर हम किसी को चीट करने के लिए नहीं कर रहे। ठीक है? फिर डिक्लेरेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने दोस्त, कि कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगेगी, याद रखना मेरे दोस्त, पिछले 2 सालों की, और साथ ही साथ एक एसेट्स के पूरे वैल्यूएशन की रिपोर्ट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और 4 हफ्तों के अंदर डिक्लेरेशन के, 4 हफ्तों के अंदर डिक्लेरेशन के हम लोग वहां पर बोर्ड मीटिंग बिठाएंगे। भाई साहब जनरल मीटिंग होगी, उसमें मेंबर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, एक प्रोफेशनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, उसको बोलेंगे चल भाई कंपनी को लिक्विडेट कर। ठीक है? तो ये हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का सेकंड पॉइंट था। अब दोस्त थर्ड पॉइंट क्या है इसका? ठीक है, याद रखना बच्चा, टोटल 5 पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने अब बात करनी है थर्ड पॉइंट की। ठीक है? सर हमने नोट नहीं करा। अरे भाई घबराते क्यों हो, तुम्हें वक्त दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो दोस्त, तुम्हें वक्त दूंगा, सब कुछ दूंगा, तुम्हें टाइम दूंगा नोट करने का। आप क्या करेंगे, पहले मेरे साथ 3, 4, 5 पॉइंट समझ लेंगे, 3, 4, 5 पॉइंट समझने के बाद आपको प्रॉपर नोट करने का टाइम मिलेगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है? सो चिंता मत करिए दोस्त। सबसे पहले क्या फंडा है, थर्ड पॉइंट, the company shall notify the registrar of companies and the board about the resolution to liquidate the company within 7 days of such resolution or subsequent approval by the creditors as the case may be। मतलब कंपनी कहती है, बोलता है भाई रजिस्ट्रार को आप इन्फॉर्म कर दो कि भाई हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया। जिस दिन रेजोल्यूशन पास करा उसके 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तुम रजिस्ट्रार को, कंपनीज को, बोर्ड को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है? और याद रखना क्रेडिटर्स ने भी अप्रूवल दे दिया हो, मतलब आइदर रेजोल्यूशन और साथ में क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेकर 7 डेज के अंदर तुम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म कर दो कि भाई हम लिक्विडेशन करने को तैयार हैं। ठीक है? और जैसे ही तुम्हें क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिल जाता है, तुम्हारी वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती है। याद रखना। तो याद रखना बच्चा, रेजोल्यूशन पास करना भी जरूरी है और क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना भी जरूरी है। तो जैसे ही तुम्हें क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिलता है, तुम्हारी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? अब वहां पर जैसे ही तुम्हारे कंपनी के अफेयर्स बाउंड अप होते हैं, होता क्या है भाई, जो लिक्विडेटर होता है वो एक एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वहां पर एक नोटिस दे देता है इन राइटिंग कि भाई अब हम कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, एसेट बिकेंगे, लिक्विडेटर के पास पावर आ जाएगी, उसने अथॉरिटीज को लेटर दे दिया कि भाई ऑब्वियसली कंपनी लॉ बोर्ड के पर्सनल्स को, कि अब हम लोग इसका डिसोल्यूशन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। राइट? सो सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी 5 पॉइंट्स बताता है, जो मैं आपको एक बार आखिरी बार फटाफट से बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा, पहला पॉइंट था कि अगर आप वहां पर लिक्विडेट कर रहे हो तो आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था दोस्त कि तुम्हारा जो डायरेक्टर्स हैं तुम्हें वो एक वहां पर प्रॉपर डिक्लेरेशन देंगे, उसमें क्या लिखा होगा कि भाई हम यहां पर कोई भी डेब्ट हमारा पे करने वाला नहीं है, अगर पे करने वाला है तो हम उसको पे करने के बाद कंपनी को बंद करेंगे। ठीक है? इसके साथ साथ हम किसी को डिफ्रॉड नहीं करना चाहते हैं। मोर ओवर उसके साथ अपनी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाएंगे लास्ट 2 ईयर्स की, हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की रिपोर्ट लगाएंगे। ठीक है? और याद रखना 4 हफ्तों के अंदर
डिक्लेरेशन के 4 हफ्तों के अंदर हम कंपनी का एक रेजोल्यूशन पास करेंगे मीटिंग में और वहां पर लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। और जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा हम लोग वहां पर रेजोल्यूशन पास करने के 7 दिन के अंदर अंदर, याद रखिएगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देंगे, लिक्विडेटर इन्फॉर्म करेगा कि भाई अब कंपनी को बंद कर दिया जाए, याद रखना मेरे भाई। और क्रेडिटर्स के अप्रूवल लेने के बाद ही तुम्हारा लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तुम्हारा लिक्विडेटर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई अब तुम्हारी कंपनी के एसेट बिक रहे हैं, लायबिलिटीज पे हो रही है और सब कुछ लीगल प्रोसेस में हो रहा है। राइट? सो बच्चा ये 5 पॉइंट्स हैं, मैं बच्चों को 5 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से इसको नोट कर लें। अगर तो कोई तकलीफ है बच्चा तो प्लीज आप वहां पर मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट्स होगा तो डेफिनेटली आप मुझसे डाउट्स भी ले सकते हैं। राइट गाइस, आई एम ऑलवेज वेलकमिंग दो स्टूडेंट्स जो डाउट्स पूछते हैं। याद रखना दोस्त, डाउट्स वही पूछेगा जो पढ़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं बच्चों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त कि मैं रात को 8 o'clock के बाद फ्री हो जाता हूं, 8 बजे के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप मुझे जब मर्जी डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके गाइस, प्लीज नोट दिस डाउन, नोट करिए बेटा। सो आई होप माई डियर फ्रेंड्स दैट एवरीथिंग इज क्लियर फॉर टुडेज क्लास। ये हमने आज क्या कवर करा बच्चा? आज हमने लिक्विडेशन की थ्योरी का बेस कवर करा। याद रखिएगा बच्चा, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम करेंगे पार्ट 2 कवर। सो दोस्तों याद रखेंगे बेटा, मैं एक बार सारे बच्चों को बता देता हूं, आज हमने सारा का सारा थ्योरी बेस कवर अप कर लिया है और हम लोगों ने बच्चा अब इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने करना है पार्ट 2, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। सो बी रेडी विद योर प्रैक्टिकल्स। अब आएगा आपको ज्यादा मजा, बिकॉज थ्योरी जो है हमने सारी की सारी कवर अप कर ली है। राइट, आई होप मेरे सारे दोस्तों ने लिख लिया होगा। बेटा लिखना जरूरी है, दैट्स अ फंडा। याद रखना दोस्त, लिखना इज जरूरी, राइटिंग इज मस्ट।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. फर्स्ट लेक्चर इज सफिशिएंट फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. फटाफट से सीए बनिए. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.